नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय विक। स्टोरीज बाय विक को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए करें आप, अगर आपको स्टोरीज बाय विक की रेगुलर स्टोरीज को देखना है, जो रियल स्टोरीज हम बताते हैं यहाँ पे, रियल स्टोरीज हम लेके आते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप पे आती हैं या मेरे ईमेल पे आती हैं या मेरे को किसी के द्वारा बताई गई होती है। रियल स्टोरी हम प्रस्तुत करते हैं। रियल स्टोरीज हम इसलिए कह रहे हैं, केवल इसमें नाम, पात्र और जगह को चेंज कर देते हैं। बाकी एक रियल स्टोरी होती है, जिसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं और रखते भी हैं। मेरा मकसद केवल ये है कि आप सतर्क रहें, आप इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, उससे बचें। आप अपने जीवन को सुखी रख सकते हैं, अपने परिवार के जीवन जीवन को सुखी रख सकते हैं और आने वाले कष्टों से दूर हो सकते हैं। इसलिए स्टोरीज बाय विक को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, स्टोरीज बाय विक को, वीडियोस को लाइक करें। तो आइए चलते हैं, आज की हम स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो है, आज की रियल स्टोरी है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक फैमिली रहती थी, जिसकी फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ प्लस 5 लड़कियां थी। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, भगवान भी अगर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। 5 लड़कियां उसको दी थी। और उस जो इंसान था, जो आदमी था, जो काम करता था, वो एक सेल्समैन का काम। अब एक सेल्समैन को 5 बच्चे पालना बहुत ही बड़ी कीर होती है। लेकिन वो उसने किसी तरह बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। तीनों बिटिया उनकी बड़ी हो गईं, समझदार हो गईं और एक-एक की करके उसने शादी कर दी। एक की कर दी उसने हरिद्वार शादी, दूसरी की कर दी उसने यूपी में गोरखपुर, तीसरी की कर दी उसने लखनऊ में और जो चौथी थी, उसकी कर दी पंजाब में। पंजाब में कहाँ? लुधियाना में। और ये जो 5वीं थी, सबसे छोटी वाली बिटिया थी, बहुत ही सुंदर बिटिया थी। इसका नाम था सुनीता। इसकी शादी बड़े धूम-धाम से वहीं के एक बहुत सुशील नाम का आदमी था, जो चंडीगढ़ में अपना बिज़नेस करता था उससे। ये 2004 की मैं बात बता रहा हूँ। 2004 में उस सुनीता की शादी हुई। सुशील जो था, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था। फार्मा इंडस्ट्री थी उसकी और उस इंडस्ट्री में वो बहुत बढ़िया कमाता था, अपना काम करता था। और सुनीता और सुशील की जो थी, ये जो मैरिज हुई, ये अरेंज मैरिज थी। ध्यान दीजिएगा, ये अरेंज मैरिज थी। उनके पिताजी और माताजी ने उसको देखा था लड़के को, लड़के का घर का बैकग्राउंड देखा था, उसके बाद ये शादी। शादी बहुत ही सक्सेसफुल थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तरह हुई शादी। चंडीगढ़ प्रॉपर में हुई। काफ़ी लोग आए, आशीर्वाद दिया। सुनीता के दिन फिर गए थे, सुनीता बहुत ही ऐश-ओ-आराम से रह रही थी। लेकिन होता क्या है, आप देखिए, शादी के बाद, कुछ दिनों के बाद, जो सुशील थे, फार्मा इंडस्ट्री के जो ओनर थे, वो धीरे-धीरे किसी गलत राह पे चलने लगे। यानी कि गलत राह, आप मैं यहाँ कहना चाहूँगा, गलत राह वो है, उसने अपनी बैठकी ऐसे लोगों के साथ कर दी, जो कि दारू पीते थे, स्मैक पीते थे, इंटॉक्सिकेशंस लेते थे, वो वहाँ बैठे। धीरे-धीरे इसको लत पड़ गई सुशील जी को, टाइम से नहीं आना, टाइम के बगैर आना और बहुत लेट-लेट करके आना। इधर आते ही अपनी वाइफ सुनीता पे बरस पड़ना, तुमने ये क्या खाना बनाया है? तुमने ठंडा खाना दे दिया। मतलब धीरे-धीरे ये प्रक्रिया चलती रही। 2004 में शादी हुई थी, 2006 में इनका एक बहुत सुशील सा बच्चा हुआ, जिसका नाम इन्होंने हरदीप रखा। और वो बच्चा बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा होने लगा। इनकी जो ज़िंदगी थी वापस से पटरी पे आ गई, क्योंकि जब बच्चा आ गया, बच्चा आने के बाद, संतान आने के बाद कोई भी इंसान है धीरे-धीरे पिघल जाता है बच्चे को देख के, वो चेंज होने। लेकिन क्या भगवान को क्या मंज़ूर था, ये सुशील बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। कुछ दिन तो सुनीता के साथ ऐसे रहा जैसे कि उसके बगैर वो रह भी नहीं सकता है। और कुछ दिनों के बाद सुनीता से ऐसी कन्नी काटने लगा, ऐसी कन्नी काटने लगा और अपनी सेकंड वाइफ बना लिया दारू। यानी दारू उसकी हो गई सेकंड वाइफ।
और फर्स्ट वाइफ साइडेड हो गई, सेकंड वाइफ उसकी दारू हो गई, यानी कि दिन रात नशे के हालत में रहता था। धीरे धीरे उसकी फैक्ट्री बिक गई, धीरे धीरे उसके वर्कर्स छोड़ के जाने लगे, फार्मा इंडस्ट्री डाउन पे आ गई। अब फार्मा इंडस्ट्री जब डाउन पे आ गई, इसकी अहमियत कम हो गई, इसकी आउटस्टैंडिंग्स बढ़ गई मार्केट में। और जो घर में नौकर चाकर के साथ रहती थी सुनीता, नौकर चाकर घर में रहते थे, कोई पानी ला रहा था, कोई दूध ला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सारे नौकर चाकरों को हटाना पड़ा, सुनीता को वापस काम पे लगना पड़ा। पोछा लगाना, सफाई करना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, यानी कि सुनीता की वो जिंदगी हो गई थी जो ऐशो आराम वो सोच रही थी, करी थी आज तक, वो सारी धुल गई और उसको वापस इस तरह का ट्रीटमेंट मिला जैसे कि वो घर की नौकरानी। इससे चलते सुनीता डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन में जाने के बाद बच्चे के साथ ही वो रहती थी। बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हुआ, होने के बाद उसको भी कंट्रोल नहीं हो पाया बच्चे को। सुनीता ने अपने पिताजी से बोला कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ रह गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। सुनीता के पिताजी ने धीरे धीरे करके डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा दी। और सुशील तो ये चाहता ही था कि मुझे इससे डाइवोर्स मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो उसकी जिंदगी में आने के बाद सबसे बड़ी गलती ये समझता था कि मेरी सारी ऐशो आराम जिंदगी खराब हो गई। सुशील को जब डाइवोर्स मिल गया, सुशील ने डाइवोर्स ले लिया, उसके बाद सुनीता जो थी वहां से आ जाती है हरिद्वार अपनी मौसी के पास। यानी इसकी एक मौसी भी थी जो हरिद्वार में रहती थी। अब ये मौसी के पास जब हरिद्वार में आती है तो उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह रहती है। सुनीता ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया था। जब चंडीगढ़ से चली थी या डाइवोर्स लेके चली थी, यानी कि नाउ शी इज अ डाइवोर्सी। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये देखने वाली है कि इसके पिताजी ने इसको बोल दिया था कि आप अपनी मासी के पास जा रही हैं, देख रेख में वहां रहेंगी और वहीं पे आप कोई बिजनेस कर लें, अपना सब कुछ कर लें। कुछ पैसे भी इसके पिताजी ने दिए थे। लेकिन सुनीता को ये बात अच्छी नहीं लगी। सुनीता आके मासी के पास रहने लगी। ये 2010 की बात है। 2010 में सुनीता जो थी हरिद्वार आ गई। सुनीता जब हरिद्वार में आती है और जिस गली में इसका मासी का घर था, यानी आप देखिए हरिद्वार में क्या था, गलियां हैं। उस गली के अंदर अ, अंदर जाएं तो मकान पड़ता है और गली के बाहर अगर आप निकलें तो मेडिकल स्टोर है, किराना स्टोर है, खाने की चीजें हैं। मतलब इस तरह से हरिद्वार बसा हुआ। तो जो हरिद्वार में जहां ये रहती थी मासी के घर सुनीता, वो नुक्कड़ पे एक मेडिकल स्टोर वाला था। वो मेडिकल स्टोर वाला था जिसका नाम था सुनील। सुनील जो था उसके साथ, वो अनमैरिड था। उसके पास कभी-कभी सुनीता दवाई लेने आती थी बच्चे के लिए या अपने लिए भी आती थी। मासी भी आती थी। सुनील का आना-जाना रहता था उसके घर में। सुनीता अभी देखने में बड़ी यंग लगती थी, बड़ी सुंदर लगती थी, सुशील लगती थी, अच्छी लगती थी और सुनील का दिल उस पे आ गया। सुनील और सुनीता एक-दूसरे के प्यार में बह गए। धीरे-धीरे सुनील को सुनीता से प्यार हो गया और सुनीता को भी सुनील से प्यार हो गया। ये जो प्यार था आपस में, ये रियल प्यार इसलिए कह लीजिए कि सुनीता को भी कोई हमसफर चाहिए था अपने साथ, जो उसके साथ रहे और लास्ट तक उसका साथ निभाए। सुनील अभी अनमैरिड था और ये भी चाहता था कि मेरे को भी कोई एक ऐसी सुशील लड़की मिले जो कि मेरे माता-पिता को देखे, देख-रेख करे, क्योंकि ये इकलौता बेटा था सुनील। अब देखिए सुनील जो था, इसके माता-पिता वृद्ध थे, यानी बूढ़े थे। तो माता-पिता वृद्ध होने के कारण सुनील की बातें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह वो मानते थे। सुनील जो कह देता था, वो उसको मान। एक दिन सुनील ने सुनीता को अपने घर ले जाके दिखा दिया माँ-बाप को। माता-पिता इसके एग्री हो गए। लेकिन वहीं पे एक उसकी सिस्टर रहती थी, वो थोड़ा आनाकानी करने लगी क्योंकि सिस्टर अनमैरिड थी। उसकी एज हो गई थी कम से कम 48, 49 के आस-पास होगी। वो अनमैरिड थी।
और वो चाहती थी, जो सुनील की सिस्टर थी, वो चाहती थी कि ये भी अनमैरिड रहे ताकि हम यहाँ पे अच्छी तरह से कब्ज़ा अपना कर सकें। लेकिन सुनील को ये बात गवारा नहीं की, सुनील ने अपने पिताजी से बोल के अपनी मैरिज फिक्स करा ली और सुनील सुनीता को लव मैरिज इसको कहेंगे हम, अरेंज मैरिज नहीं कहेंगे। एक तरह से लव मैरिज को देने लगा वो हवा। सुनील और सुनीता का प्यार इस तरह परवान पे चढ़ गया कि अब सुनील और सुनीता आपस में रोज मिलते थे, आना-जाना था, घूमने भी जाते थे। लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद सुनील इनसे शादी करेगा सुनीता से। सुनीता को शायद वर्ड हटा के करेगा करना था। सुनील ने सुनीता से शादी रचा ली। सुनील ने सुनीता से जो शादी रचाई, वो शादी बहुत ही सक्सेसफुल हुई। ये एक तरह से लव मैरिज कह लीजिए, सक्सेसफुल लव मैरिज हो गया। लेकिन इसकी जो सिस्टर थी सुनील की, उसकी आँखों में ये किरकिरी बन के सुनीता रहने लगी। अब कुछ दिनों तक तो सुनील ने सुनीता को अपने घर में रखा। उसके बाद रोज सुनीता की लड़ाई सुनील की सिस्टर से होती थी, जिसकी वजह से वो टेंशन में चली जाती थी। वापस से वही प्रक्रिया होने लगी। सुनीता ने स्पष्ट कहा सुनील से कि मैं यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि आपकी जो सिस्टर है बहुत अनचन बोलती है, काम भी बहुत कराती है, मैं देती हूँ कुछ खाने के लिए, खाती भी नहीं है और बोलती है कि ये कोई खाना बनाया, यानी हर तरह से नुक्स निकालना, एक तरह से उसको डिप्रेस करना। सुनील ने सोचा कि भाई इससे बढ़िया तो ये है कि हम आपको कहीं एक अलग से रेंटेड घर ले देते हैं, आप वहाँ रहो। इसकी जो सिस्टर थी वो बिल्कुल नहीं मानी, उसने बोला मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, आप इसको रेंट पे रखो। सुनीता को फिर वो रेंट पे रख लिया। सुनीता को एक छोटी-सी कुड़ी लेके दे दी और उस कोठरी में सुनीता अपने बच्चे के साथ रहने लगी। बहुत अच्छी इनकी ज़िंदगी चल रही थी। 3 साल के बाद सुनीता को एक बहुत सुंदर सी कन्या होती है। सुनीता उस कन्या को देख के बहुत मुग्ध हो जाती है। सुनीता के पास अब जब डाइवोर्स हुआ था, चंडीगढ़ वाला डाइवोर्स हुआ था, वो अपने साथ वो वाला वहाँ से बच्चा लेके आई थी। यानी कि वो लड़का भी इसके पास ही था और ये वाला जो लड़की थी, ये तो इसकी अपनी थी सुनील की। सुनील ने भी दोनों में, भाई-बहनों में कोई अंतर नहीं रखा, दोनों को एक तरह से ट्रीट करते थे, दोनों अच्छी तरह रहने लगे। धीरे-धीरे परिवार बढ़ने लगा, धीरे-धीरे इनके यहाँ सुख शांति आने लगी, लेकिन भगवान को ये मंज़ूर नहीं था। कुछ दिनों के बाद सुनील को सुनील का हिस्सा न मिलते हुए भी सुनील को एक छोटा-सा हिस्सा दिया गया और बोला गया तुमको ये इतने पैसे दे रहे हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम भी यहाँ से निकलो। सुनील को भी उस घर से निकाल दिया गया, यानी माता-पिता जो थे बूढ़े थे, वृद्ध थे, उसकी जो बहन थी उसने वो पूरे घर पे कब्ज़ा कर लिया। माता-पिता को भी घर से निकाल दिया सुनील के साथ और उस घर पे पूरे कब्ज़ा करके रहने लगे। बहन तो बहन ही होती है, जल्लाद तो हो नहीं सकती है। जब सुनील का बाहर रहना बहुत दुर्भर हो गया, तो वो सुनील को बोली कि आप आ जाओ, इस घर में एक छोटा-सा कमरा मैं आपको दे देती हूँ, यहाँ पे आप रह लो। लेकिन आप आओगे, सुनीता नहीं। यानी वो लड़की नहीं आएगी जो आपकी बहू है, यानी जो आपकी बीवी है। आप यहाँ आके रह सकते हो, वो इस घर में नहीं है। सुनील ने किसी तरह उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी सुनील ने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। एक छोटे से कमरे में जाने लगा, रहने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा। कुछ दिनों के बाद इसने सुनीता को जो खर्चा देता था सुनील, वो भी धीरे-धीरे बंद कर दिया और सुनीता अपने 2 बच्चों को लेकर इस तरह से भयभीत हो गई कि उसने क्या ये लव मैरिज जो की है, क्या ये गलती की है क्या उसने, दुनिया में लव मैरिज करके? अगर उसने गलती की है, वो बोलती थी रोज़ भगवान से, हे भगवान अगर मैंने ये लव मैरिज करके गलती की है तो मुझे दुनिया से उठा लो, नहीं तो मेरा साथ दो। भगवान साथ देता है,
लेकिन भगवान ऐसे थोड़ी साथ देता है कि आप बोलोगे और भगवान साथ दे देगा, हाथ में हाथ रख के बैठे रहोगे, आपको खाना मिल जाएगा, कहीं का ये वसूल ही नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो सुनीता को अब समझ में आया कि अगर वो मेहनत करने जाती है बाहर, तो क्या वो मेहनत कर सकती है, इसका उसको उस समय एहसास हुआ, जब ये एक दिन मार्केट गई और किसी जो एक वहाँ पे सारी सेल्स वाले थे, सारी हाउस था वहाँ पे, हरिद्वार में। सारी हाउस वालों ने बोला कि मैडम हमको एक सेल्स गर्ल्स की ज़रूरत है, आप हमारे यहाँ काम करेंगी? सुनीता एकदम से पहले बोलती है कि मैं अपने पति से पूछ के आपको बताऊँगी, मैं आपको कल बताऊँगी। आप मुझे कार्ड दे दो, मैं आपको कल बताऊँगी। सुनीता ने वो कार्ड लिया और इतना खुश हुई दिलो-दिल में कि उसको चलो एक नौकरी तो मिली। वो नौकरी करने के लिए वहाँ पे जाती है, दूसरे दिन हाँ करती है, नौकरी पे जाती है। उसको वहाँ पे 10,000 पगार उसकी फिक्स हो गई। काम क्या था, सुबह जाना 10 बजे, शाम को 5 बजे शॉप से आ जाना। जो वहाँ पे कस्टमर आएँगे साड़ी हाउस में, उनको साड़ीज़ दिखाना, उनको टैकल करना और उनको सामान बेचना। यानी उसको एक तरह से सेल्स गर्ल्स का वहाँ पे काम है। सुनीता इस काम से बहुत खुश थी। 3-4 महीने उसने वहाँ पे वो काम किया। होता है ना कि देखिए बच्चे घर में अकेले हैं, बच्चे बच्चों की देख-रेख नहीं हो पा रही है, स्कूल जाते हैं ये लेकिन फिर भी उसने बहुत कोऑपरेट किया और किसी तरह से अपनी गाड़ी को चलाया उसने। इधर सुनील की बहन जो थी, सुनील को अपने घर ले गई और बोली कि इस रेंटेड हाउस में आप मत रहो, नहीं रहोगे, आप हमारे साथ चलो। उसको सुनील को तो ले गई लेकिन पूरी फैमिली को इग्नोर कर दिया। पूरी फैमिली को इग्नोर कर दिया तो सुनीता के पास जो पैसे आते थे, वो पैसे से बच्चों की सुनीता पढ़ाई का ख़्याल करती थी, उनको पढ़ाने का ख़्याल करती थी, बच्चों के कपड़े का ख़्याल रखती थी, ट्यूशन फीस देती थी और घर में किराया जो मकान लिया हुआ था किराया पे, वो किराया उसको देती थी। यानी एक तरह से अगर आप देखिए, तो 10,000 रुपए में 4-5,000 रुपए तो किराया निकल जाता होगा। 4-5,000 रुपए में 2,000 यानी हद मार के भी आप ले लो तो 3,000 रुपया दोनों की फीस जाती होगी। उस बेचारी के पास केवल 2,000 बचते थे। उस 2,000 में राशन लेना, दूध लेना ये यानी कि कर्ज़ पे कर्ज़ होता चला। फिर भी सुनीता ने हार नहीं मानी और जो इसको इंसेंटिव मिलता था दिवाली पे या और भी बोनस मिलते थे, वो बोनस बचा-बचा के अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को काबिल बनाया, दोनों बच्चे इसके काबिल बन गए और ये इस तरह से काम करे। जब काम करते-करते सारी हाउस में इसका बहुत अच्छा रुतबा हो गया। लोग इसको देख के ही आते थे क्योंकि ये बेस्ट सेल्स गर्ल्स थी। यानी सेल्स गर्ल इतनी अच्छी थी कि किसी को भी अपना सामान साड़ी बेचने में माहिर थी ये। यानी कि जिसे कहते हैं ना गंजे को भी कंघी बेच देना, ये उस तरह की सेल्स गर्ल थी। बहुत अच्छा लुक, बहुत अच्छी तरह बिहेव, बात करने का तरीका, सलूक बहुत अच्छा था। ये सुनीता अपनी ज़िंदगी में फिर वापस रुतबे से खड़ी होने लगी। लेकिन कहते यही है ना कि जो इंसान या जो भगवान को मंज़ूर होगा वही होगा। लिख के तो भगवान भेजता है, लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। मेहनत से आप बिल्कुल मत घबराएँ। मेहनत करें, होगा वही जो मंज़ूर खुदा करेगा लेकिन मेहनत करो आप। ये बहुत मेहनत करती थी। एक दिन जो इसका सारी हाउस का जो ओनर था मिस्टर गुलाटी मिस्टर गुलाटी ने साफ इसको मना कर दिया, मैडम आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना हिसाब-किताब करें और कल से आपकी नौकरी खत्म। एंड सुनीता वाज़ शॉक्ड सुनीता वाज़ शॉक्ड ऐसा सुनने के बाद क्योंकि उसने कोई ऐसी गलती नहीं की थी, जिस गलती की उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही थी। अब उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पूछूँ ये हमारा दुकान का मालिक है, हमारा मालिक है, मैं इससे कैसे पूछूँ कि मेरी क्या गलती है, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है, सुनीता एक बहुत सुशील लड़की थी, उसने बिल्कुल बाइज़्ज़त वहाँ पे अपने जो पैसे बनते थे लिए और चुपचाप चली। देखिए इस लड़की को कितना एक्सर्शन हुआ होगा, टेंशन हुआ होगा और कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड हुई होगी।
क्योंकि इसकी ज़िंदगी ही डिप्रेशन में जा रही थी। एक सबसे पहले जो उसकी चंडीगढ़ में शादी हुई, वहाँ पे डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेशन से निकली, यहाँ इसने लव मैरिज की, थोड़ी-सी ज़िंदगी सही हुई, वापस डिप्रेशन में चली गई और अच्छी तरह अब ज़िंदगी चालू हो गई थी, यानी कि काम चल रहा था इसका, बस काम भी खत्म हो गया। तो भगवान भी बहुत ज़्यादा लेता है परीक्षाएँ। इस परीक्षा में भी वो थोड़ा-सा सफल हुई, थोड़ा-सा फेल हुई। अब जो सुनीता थी, ये शुरू से ही बहुत एक्टिव रहती थी सोशल मीडियाज़ पे। यानी फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह बड़ी एक्टिव रहती थी। और एक्टिविटी से इसने फ़ेसबुक से कई लोगों को अपने चुंगल में फँसाना चालू किया। मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूँ क्योंकि चुंगल में फँसाना चालू किया, क्योंकि कोई एक अच्छी घर की लड़की या औरत, इज़्ज़तदार औरत फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अगर किसी का रिक्वेस्ट आता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है अनलेस एंड अंटिल शी नोज़ हिम और हर। लेकिन इसकी जो टेंशन थी, पीड़ा थी, वो बढ़ती चली जा रही थी एंड शी वाज़ ऑन द सप्रेस्ड डिमांड। उसका दिमाग एकदम से पता नहीं कौन से आसमान पे जा रहा था। ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी दरमियान इसको फ़ेसबुक से कई लोग मिले। फ़ेसबुक से ऐसे-ऐसे लोग मिले, करोड़पति लोग मिले, लखपति लोग मिले, जो कि ये बोलते थे इसको, ऑफ़र देते थे कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप हमारे साथ 1 दिन आप आएँ, सूरत में आएँ, हम आपको पूरा दिन यहाँ घुमाएँगे, पूरा ये करेंगे, पूरा मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस की बातें फ़ेसबुक पे। कभी सूरत से किसी का वो आ रहा है, कभी गुजरात से आ रहा है, कभी गोरखपुर से आ रहा है, तो कभी राजस्थान से आ रहा है। हर जगह से इसके फ़ेसबुक फ्रेंड्स बढ़ते गए। कुछ फ़ेसबुक फ्रेंड से सुनीता सबसे बड़ी गलती की उसने। कुछ फ़ेसबुक फ्रेंड से सुनीता ने वीडियो कॉलिंग्स भी शुरू। आप देखिए अगर आप वीडियो कॉल्स करते हैं, किसी को भी, किसी अनजान व्यक्ति को, जिसे आप कुछ दिनों के लिए अपना बना लेते हैं और फिर वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल करने से होता क्या है? जब आप वीडियो कॉल उसको करते हैं किसी भी अनजान व्यक्ति को, वो आपके हाव-भाव देखता है और हाव-भाव देखने के बाद वो आपको एक तरह से ऑफ़र देता है। क्योंकि वो देख लेता है कि आप एक ऐसी हारी हुई लड़की हो, हारी हुई इंसान हो, जिसको इन सहानुभूतियों की ज़रूरत है। वो सहानुभूति अगला आदमी जो आपको वीडियो कॉल कर रहा है या जो आपसे चैट कर रहा है वीडियो पे, वो आपको सहानुभूतियों की लिस्ट देता है कि ठीक है, आपका अगर हस्बैंड आपके साथ नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको पैसे दूँगा। ठीक है, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है, मैं आपको जॉब दूँगा। ठीक है, आपको अगर बच्चों की परवरिश चाहिए, तो मैं आपको करूँगा। आपको कोरियर चाहिए, तो मैं भेजूँगा। यानी इस तरह से हर चीज़ जो इंसान है, वो आपको अगला वीडियो कॉल जो करता है, जो सामने देखता है, वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और जब वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, यहीं पे जो सुनीता थी, वो कुछ डगमगा जाती है और ऐसे किसी एक इंसान के साथ वो टैग कर लेती है और उस इंसान को वो जो था, वो था गुजरात का। गुजरात का था दीनूभाई। दीनूभाई गुजरात के थे। उसको ये हरिद्वार बुलाती हैं, हर की पौड़ी पे उससे बात होती है। हर की पौड़ी पे उससे बात होने के बाद उसको वहीं पे एक हर की पौड़ी में एक होटल है, होटल डिलक्स रेस्टोरेंट चोटी वाले का। वहाँ पे लोग जाते हैं, बैठते हैं, खाना-वाना खाते हैं। सुनीता अपने घर में थी, अपने घर रहती थी और वो इंसान जो था किसी होटल में रहता था, जो गुजरात से आया था, वो अपने किसी होटल में रहता था। ये लोग रोज़ मिलते थे और वो था एक तरह से अय्याश। अय्याश मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि फ़ेसबुक से अगर उसका टाई अप हुआ था सुनीता का, सुनीता ने ये सोचा था
कि शायद ये अच्छा आदमी हो, इसकी भी शादी टूट चुकी है, यानी पता नहीं झूठ बोल रहा था वो, क्या सच बोल रहा था। इस तरह से उसने अपनी स्टोरी बनाई थी, लोग मिले, बातचीत हुआ, लेकिन इस सुनीता को इतना समझ नहीं आया कि वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा सुनीता के साथ इंटीमेसी अपनी कर ली। जब इंटीमेसी सुनीता के साथ उस गुजराती ने कर ली, तो क्या होता है, सुनीता, अब देखिए एक लड़की ही है, एक औरत ही है, एक औरत का दिल कितना साफ-सुथरा होता है, ये देखने को मिला। एकदम क्लियर हार्टेड उसने सारी अपनी स्टोरीज़, यानी अरेंज मैरेज से लेके लव मैरेज से लेके सब कुछ स्टोरी उस आदमी को बता दी। वो आदमी फिर भी उसको रखने के लिए तैयार हो गया और वाज़ रेडी। वो बोलता है कि मैं आपसे शादी करूँ। देखिए बात कहाँ से कहाँ तक आ गई और वो शादी पे आ गई। इन द मीन टाइम जो दूसरा था, जो सुनील था, जो कि मेडिकल में काम करता था, मेडिकल स्टोर था जिसका, वो भी कुछ इस तरह से अपंग सा हो गया था, यानी मेंटल डिसऑर्डर्ड कहते हैं उसको, वो भी अपनी वाइफ से थोड़ा दूर-दूर। सुनीता अभी यंग ही थी, इसको किसी का सहारा चाहिए था, इसने वो सहारा लेने की कोशिश की गुजराती भाई से। गुजराती भाई ने इसको सहारा दिया और सहारा लेने के बाद, देने के बाद कुछ दिन गुजराती भाई ने सुनीता के साथ ऐशो-आराम किया, अपने होटल में ऐश किया उसके साथ। उसके बाद बोलता है कि मुझे बिज़नेस के सिलसिले में वापस जाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ और मैं तुम्हें वहाँ बुला लूँगा। सुनीता उसकी बातों में आ गई, सुनीता उसकी बातों में आ गई, सुनीता उसकी बातों में आ गई। सुनीता के आने का सबसे बड़ा कारण था, सुनीता ने अपना सब कुछ गुजराती भाई को दान दे दिया था, निछावर कर दिया था, जो कुछ भी उसके पास इज़्ज़त थी, वो भी उसने उसको लौटा दी थी। अब जो गुजराती भाई थे, वो चले गए और वहाँ से जाने के बाद उसने अपना सिम बंद कर दिया, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस हो गया वो इंसान। और सुनीता इधर से फिर बेघर की बेघर। फिर भी इसको फेसबुक पे वो अपना टैप करती रही। फेसबुक आईडी उसकी चल ही नहीं रही थी, क्योंकि फेसबुक पे उसने ब्लॉक मार दिया था वो सुनीता को, और सुनीता को किसी भी तरह से वो एंटरटेन नहीं करना चाहता था। सुनीता ने पता किया उस आदमी के बारे में। देखिए पता उसको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। इतनी बात आगे बढ़ने से पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन इतनी बात आगे बढ़ने के बाद जब उसने पता किया, तो पता ये चलता है कि वो गुजराती भाई शादीशुदा है और उसकी यही फितरत है, फेसबुक पे लोगों को ब्लर करना, लोगों से फ्लर्टर करना, लोगों को बेवकूफ बनाना और उनकी इज़्ज़त से खेलना। यही उस गुजराती भाई का काम था। इस तरह वो फँस चुकी थी और अब उसके पास कोई, मतलब इस तरह से कोई कुछ नहीं था, एंड शी हैज़ ऑलरेडी सरेंडर्ड ऑल द थिंग्स। अब सुनीता ने सोचा कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं ऐसे का ऐसे ही रहूँगी, चाहे कुछ हो चाहे हो। आज भी सुनीता एज़ इट इज़ है। फेसबुक पे वो टैकल करती है लोगों को, फेसबुक से अटैच है, इंस्टाग्राम से अटैच है और उसके पास लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं, वो एक्सेप्ट करती है और लोगों को फिर फ्लर्टर करती है, फ्लर्टर करने के बाद उनसे पैसे ऐंठती है। यही उसका काम अब है। यानी कि बच्चे तो पालने ही हैं उसको, चाहे किसी भी तरह से उसके पास पैसे आने चाहिए, बस उस औरत सुनीता को पैसे चाहिए। पैसे के लिए वो कुछ भी करेगी, लेकिन अपना हरिद्वार नहीं छोड़ेगी। हरिद्वार में ही रहकर वो पैसे एक्सटॉर्ट कर रही है लोगों से, फेसबुक द्वारा एक्सटॉर्ट कर रही है, इंस्टाग्राम द्वारा एक्सटॉर्ट कर रही है और आज की तारीख में शी इज़ अ फेमस फेसबुक, इंस्टाग्राम सोशल एक्टिविटीज़ में शी इज़ अ फेमस लेडी। तो आप ये स्टोरी को बड़े ध्यान से सुना होगा आपने
और इस स्टोरी से आप क्या सीख लेते हैं, ये आप देख लीजिए। आप भी अगर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, तो आप कृपया सावधान हो जाइए। तो इस तरह की लड़कियाँ जो कृत्य करती हैं, वो किसी भी तरह से सही नहीं है। तो आप स्टोरीज बाय विक को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको आज तक इस तरह से वीडियोस हम भेजते रहे। आप इससे क्या सीख लेते हैं, ये आप, मेरा कर्तव्य था आप तक रियल स्टोरी को भेजना, मैंने आप तक रियल स्टोरी को भेज दिया। अब आप उसको किस तरह आप अपने रियल लाइफ में उतारते हैं, ये आपका काम। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए स्टोरीज बाय विक। सब्सक्राइब करें चैनल को और हमसे जुड़ने के लिए अटैच हो जाएँ। व्हाट्सएप पे अगर आपके पास कोई भी इस तरह की स्टोरीज़ है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जो मेरा ईमेल आईडी नीचे चल रहा है। मेरा फ़ोन नंबर भी चल रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।